उम्मीद करता हूँ मस्त हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। अब ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, और इतिहास के जो अति महत्वपूर्ण है, जो 2024 में पूछने का चांस है बाबू, उस क्वेश्चन को, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है, आपने बहुत पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब जो है सब्जेक्टिव पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं अब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और सब्जेक्टिव सारा कुछ दे दूंगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसकी बाधाएं क्या क्या थी, उसके बारे में हम कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की जो मुख्य बाधा थी वो थी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था, वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। दूसरा, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित था, जर्मनी पूरी तरह से बढ़ चुका था, और जिसमें 300 छोटे छोटे राज्य हो गए थे, राज्य बने थे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अगला जो है, अगला लिखिएगा, अगला जर्मनी में, अगला क्या लिखिएगा कि जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता भी थी, इसलिए यही कारण था, ठीक है ना। अच्छा, जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव था। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति सर्वप्रथम का ये कारण था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एकीकरण का बाधा क्या क्या था, तो एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण में यही बाधा थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है। ध्यान दीजिएगा कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं। मेटरनिख युग क्या है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजबानी 1815 में किसने किया था वियना सम्मेलन का, तो मेजबानी किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना, माने सब कुछ ठीक ठाक करना। वियना सम्मेलन के मध्य से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का जो है शुरुआत हुआ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस युग में मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में विभक्त कर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। और इसके बाद से क्या किया उसने क्या किया, मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में क्या कर दिया, बांट दिया, और अपना जो है प्रभाव, अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस युग में उसने कई देशों पर क्या किया, शासन किया ना जी, मैंने शासन उसको बोलेंगे ना, शासन किया, तथा रोम और उसके आसपास के राज्यों को भी क्या कर दिया, पोप को जो है सौंप दिया। इतना ही बन गया था। अगला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांतिकारी के कारण क्या थे। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तो 1830 के क्रांति का कारण तो देखिएगा, लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कब, कौन बना जी, लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, अपने विरोधी को क्या करने के लिए जी, खुश करने के लिए, अपने विरोधी को खुश करने के लिए सन 1840 में गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी तरह से वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, वो नहीं चाहता था कि आर्थिक सुधार हो। लुई फिलिप भी केवल पूंजीपतियों का जो है क्या देना चाहते थे जी, उसके साथ देना चाहते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे, जिसके कारण गिजो का जो शासन काल था ना जी, काल भूखमरी से और बेरोजगारी व्याप्त होने लगा। और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोजन का क्या किया, आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए, और लुई फिलिप को क्या हुआ, मजबूरी छोड़कर गद्दी को भागना पड़ा। मजबूरी, बस गद्दी को छोड़कर रुका किए जी, मजबूरी हो गया उनको गद्दी को छोड़ना, और वो क्या किए, गद्दी को छोड़ दिए। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी और इंग्लैंड भी चला गया, ठीक है। अब राजा क्यों रहोगे भाई, प्रजा भूखे मर रही है। अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। देखिएगा, इटली और जर्मनी, कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसके बाद का ये मामला है। उसके बाद के मामला को समझिएगा। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आ गया। पूरे यूरोप में क्या आ गया जी, क्रांति का दौर आ गया। और जब क्रांति का दौर आ गया तो क्या हुआ, यूरोप क्रांति का जो दौर आ गया, ऑस्ट्रिया
द्वारा इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए जाने लगे और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में क्या हुआ, जनवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक है, जनवादी जो आंदोलन था उसको कुचल दिया गया। परंतु धीरे धीरे इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और इटली में नया जो शासन विक्टर एमेनुअल जो था वो क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण जो है कार्य जारी रहा। और इटली एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ होगा। इस बात को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको ध्यानपूर्वक ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गेरिबाल्डी के बारे में कि गेरिबाल्डी के कार्य क्या थे। गेरिबाल्डी के कार्य जो है इस प्रकार है, देखिएगा। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था और वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। याद रखिएगा, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में क्या हुआ, देखिएगा, मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर काउंट काबूल था संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गेरिबाल्डी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की सहायता से सशस्त्र सेना बनाई। ठीक है, उसने क्या किया, अपना गेरिबाल्डी ने एक सेना बनाई और उस सेना से क्या किया, देखिएगा ध्यान से, और सेना के द्वारा इटली के कई प्रांतों पर आक्रमण कर दिया और वहाँ का वह गणतंत्र स्थापित कर दिया। उसको क्या कर गणतंत्र स्थापित कर दिया और वहाँ का प्रतिनिधि विक्टर एमेनुअल को बना दिया। समझ में आया। गेरिबाल्डी ने अपना सारा धन किसको दे दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। गेरिबाल्डी ने अपना सारा धन राष्ट्र को समर्पित कर दिया तथा किसान की भांति जीवन जीने का संकल्प ले लिया और सारा कुछ अपना दे दिया और वो चला गया। अगला है मेटरनिक युग क्या होता है, वही मेटरनिक युग है। देखिएगा इसको कैसे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। मेटरनिक युग का जो है लिखिएगा कि ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था ना जी, ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में ना 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति ऐसे लिखिएगा, राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इसके शासन काल को ही क्या कहा जाता है, बढ़िया जो काम करता है उसी को शासनकाल को मेटरनिक युग कहा गया। जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे तो लोग कहेंगे मोदी युग था, गांधी युग था, इस तरह से होता है ना जी। गांधी युग तो वही होता है मेटरनिक युग। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पूंजीवाद के बारे में कि पूंजीवाद क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद एक ऐसा विचारधारा होता है जिसमें वस्तुओं, उत्पादों एवं अर्थव्यवस्था आदि पर क्या किया जाता है, आदि पर अधिकार केवल पूंजीपतियों का होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार देखिएगा, रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन पर गोलियां बरसा दी। ध्यान रखिएगा, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे लोग, परंतु जार की जो सेना थी निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और वह दिन था रविवार। वो दिन कौन था, रविवार। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। एकदम आराम से समझिए। ठीक है, अगला देखिएगा अक्टूबर क्रांति क्या होता है। अक्टूबर क्रांति देखा जाए तो देखिएगा लेनिन का ये जो अक्टूबर क्रांति कैसे होता है, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंसी की सरकार को उलट देने का निश्चय कर दिया। सेना और जनता दोनों ने उनका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार, रूसी कैलेंडर जो है उसके अनुसार ना जी, 25 अक्टूबर अभी जो आएगा 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन
रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, ठीक है, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों का अधिकार कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया और करेंसी रूस छोड़ करके भाग गया राजा जो था। और इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति जो संपन्न हुआ और इसे ही हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब आएंगे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें सभी लोग रहते हैं। और हम लोग खिलाफत आंदोलन, रॉयल एक्ट आंदोलन और दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, ये गांधी जी द्वारा है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम रखे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर में पूछ सकता है। देखिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, खिलाफत 1920 में भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाया गया और इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया, उसके खिलाफ ये आंदोलन चला। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, रॉयल एक्ट कानून क्या था? देखिएगा, रॉयल एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना कोनो अदालत के, बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई मतलब के जेल में ठूस मतलब जेल में बंद कर दिया जाता था। और इस कानून को अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल एक्ट कानून कब पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा? तो 1919 में। इसमें बिना कोई जुर्म के अगर हो गया कि भाई इसको हटाना चाहिए, बस ठोक दो, अंदर चाहो तुम ना जी। जिसका उद्देश्य था अंग्रेज शासन के विरुद्ध बढ़ रहे आतंक और असंतोष को दबाना था कि जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोल रहा था तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे दांडी यात्रा क्या है, गांधी जी वाला है, एकदम एम लगा हुआ है, मतलब मेन क्वेश्चन है। दांडी यात्रा यही संदेश देता, देखिए दांडी यात्रा के बारे में पूछना है। दांडी यात्रा कह रहा है कि दांडी यात्रा जो था वो कैसा हुआ था, देखिएगा ध्यान से। दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाए और अंग्रेज कानूनी का धज्जिया उड़ाया जाए, उल्लंघन किया जाए। और इस यात्रा में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के 78 अनुयायी, 78 उनके साथ थे, के साथ 24 दिन पद यात्रा माने पैदल चल के पश्चात जो कहाँ पहुँचे, दांडी पहुँचे थे। पहुँच करके वहाँ क्या किया इन्होंने, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है माने विरुद्ध हो गए और उनके नियमों को उल्लंघन किया और अपने लास्ट में जो गिरफ्तारी भी दे दिए। और इन्होंने कहा था कि हम लोग अपना नमक खाएंगे, अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे। तो याद रखिएगा कि 78 अनुयायी के साथ गए थे। कितना दिन? 24 दिन की पद यात्रा, 24 दिन लोग पैदल में पहुंचा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था वो क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए उसमें क्या हुआ था ना कि जब वो भगत सिंह थे तो उनको बचाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन उतना जोर शोर से नहीं किया गया था। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता किसे कहते हैं, इस बात को आप कैसे जान पाओगे। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी सफलता ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। तो लगा अंग्रेजों को अब समझौता कर लेना चाहिए, जिसके कारण उसने क्या किया, उन्होंने समझौता वार्ता की प्रस्ताव रखा। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच कब समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, ठीक है ना, समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। बिहार के चंपारण में नील की खेती वाला मामला है। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पूर्वक तरीके से एक जो आंदोलन चलाया था और इसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। आगे है मेरठ षड्यंत्र क्या है। मेरठ षड्यंत्र से हम समझते हैं कि यह षड्यंत्र क्या होता है। आगे देखते हैं कि मेरठ षड्यंत्र हम यह समझते हैं कि यह षड्यंत्र मजदूरी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आंदोलन से संबंधित था। क्या था जी? आंदोलन से संबंधित था। मार्च 1929 में सरकार ने इस आंदोलन का दबाने के लिए क्या किया था, 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें मेरठ ला करके क्या किया गया, 4 वर्ष तक मुकदमा चलाया गया, जेल में रखा गया और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे ही मेरठ षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं जतरा भगत के बारे में। जतरा भगत के बारे में यही है बाबू कि जतरा भगत जो थे, हम ये जानते हैं कि जतरा भगत उड़िया के उराव जाति के थे। उड़ीसा के थे जी, उड़ीसा के थे और उड़ाव जाति के थे, जो खोंड का चल रहे आंदोलन के नेता थे। यह आंदोलन अहिंसक था,
ना जतरा भगत ने सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर बल दिया और उसने आदिवासियों को मांस मदिरा बहिष्कार करने के लिए कहा कि आपको मांस मदिरा नहीं खाना है। वे आदिवासी को नृत्य को छोड़ करके और बोले कि आप लोग नाचना गाना छोड़िए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस बात को आप याद रखेंगे। यही है आपका जतरा भगत के बारे में, और कुछ खास नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो प्रथम जन आंदोलन था वो कैसे साबित हुआ, क्या हुआ, ये सब देखिएगा। असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे ना जी, जब लौटे तो उन्होंने अनेक आंदोलन चलाया। वे सभी आंदोलन आर्थिक थे, सामाजिक आधार पर किए, किसी विशेष वर्ग द्वारा ना जी अपने हितों की रक्षा करने के लिए चलाए गए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी लोग का लिए थे, भाग लिए। माने इसके पहले जो लड़ाई लड़े थे वो तो किसी का कोई पर्सनल काम था, किसी का कोई पर्सनल केस था। लेकिन जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसमें सबका था, पूरे देश का था, पूरी जनता थी उसमें। जैसे जो वकील न्यायालय जो थे, वकालत करने वाले, उन्होंने क्या किया, अपना नया त्याग दिया, अपना पद हटा दिया। छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ने लगे, जो छात्र थे स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए ना जी, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं करना। और इस आंदोलन का एकदम उद्देश्य ये था ना कि अंग्रेजी काम में हम लोग नहीं काम करेंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजों का हम काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों का काम को हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या परिणाम हुआ। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न परिणाम हुए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने समाज ओके। अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा भी हम लोग देख ही रहे थे। अगला देखिएगा, अब हम लोग आगे जो है इसको देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा नोटबुक कर लीजिएगा कि छापाखाना क्या होता है, फिर आपको गुटेनबर्ग क्या होता है, ये बाइबिल क्या होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिए, देखिएगा ध्यान से। अब हम कह रहे हैं कि जो छापाखाना होता है ना, वो छापाखाना क्या होता है। छापाखाना एक ऐसा एक स्थान होता है जहाँ मुद्रण यंत्र के प्रयोग से कागज़ पर क्या कर दिया जाता है, छपाई किया जाता है। और छापखाना के कारण ही आज किताबों की जो भरी संख्या दिखाई दे रही है वो संभव हो पाया है। और इसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, चाहे गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था जी, गुटेनबर्ग ने किया था। अब आते हैं गुटेनबर्ग के बारे में जानते हैं। गुटेनबर्ग देखिएगा कौन है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के एक कृषि जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ था। आधुनिक छापेखाने का आविष्कारक गुटेनबर्ग को माना जाता है, ठीक है ना। और उसी ने क्या किया था जी, उसी ने टाइप बनाया और मशीन भी बनाया। आगे देखते हैं बाइबिल क्या होता है। बाइबिल एक ईसाई ग्रंथ होता है और ईसाई इसे सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिस तरह से हम लोग अपना रामायण गीता मानते हैं। इसमें ईसा मसीह के बारे में वर्णन किया गया है। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम प्रेस द्वारा इस ग्रंथ को छपाई को क्या किया था जी, शुभारंभ किया था। याद रखिएगा कि बाइबल को गुटेनबर्ग ने पहले छापा था, बुझाया। तो सर्वप्रथम बाइबल छापा था, कहाँ छपाया था जी, गुटेनबर्ग ने पहले उसी को अपना मशीन से छाप करके निकाला था, ठीक है। अब कुछ रेशम मार्ग है जो बहुत शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे कि रेशम मार्ग क्या होता है। यह एक ऐसा मार्ग था जिसके द्वारा चीन से रेशम का निर्यात यूरोप तक के देशों में होता था। और रेशम व्यापार का बहुत महत्व था, जिसके कारण जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, जिस रास्ते से रेशम आता जाता था, उसी को हम लोग क्या करते थे, कहते थे कि ये रेशम मार्ग है। बस काम खत्म। मराठा इसको नहीं पढ़ना है और यंग इंडिया के बारे में पढ़ना है। यंग इंडिया एक समाचार पत्र था जिसके संपादक महात्मा गांधी जी थे। और यह पत्र देशभक्ति से पूर्ण एवं राष्ट्रवादी था। उसका प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से हुआ था, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, यह एक ऐसा अधिनियम था जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा 1878 में शुरू किया गया था। इसके द्वारा केवल भारतीय प्रेस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया कि केवल भारतीय प्रेस को देखा जाएगा भाई। यह एक भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हुआ। इसी एक्ट से बचने के लिए बंगाल में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगी थी। अब ये सर सैयद अहमद के बारे में है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, ठीक है।
आगे है प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में, ये आपकी किताब का ही है, इसका टेंशन आप नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपका इतिहास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सब खत्म हुआ। आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपको हमने जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया है उतना पढ़ लीजिएगा। इतिहास में आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।